हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। जो भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं एनटीपीसी, CBT2, ग्रुप डी, CGL, CHSL, MTS अर्थात GK GS जहाँ भी पूछे उसके लिए करने वाले हैं। और आज प्रश्नों की संख्या है 15 और यहाँ पे हर प्रश्न को हम लोग डिटेल से करते हैं तो लगभग 60+ क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1942 में महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर किला, आगा खां पैलेस, हजारीबाग या पटना में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खां पैलेस। अच्छा, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी के साथ साथ सरोजनी नायडू को भी रखा गया था, यही इसी जेल में। बात करें अहमदनगर किला में, तो अहमदनगर किला में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। इनके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया था, साथ ही में मौलाना आज़ाद को। ये 3 लोगों को कहाँ रखा गया? अहमदनगर किला में। हजारीबाग में बात करें तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, है ना, जिनका नारा है संपूर्ण क्रांति। इनका नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति। पटना में अगर हम बात करें तो पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा जाता है। अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो होता क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से होती है। कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान होता है जो कि मुंबई में पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। और इसे अन्य नाम अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी दिन, मतलब इसी क्रांति के दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्या दिया? करो या मरो का नारा दिया, जिसके कारण 9 अगस्त 1942 को जितने भी भारत के बड़े नेता थे उन लोगों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अरोड़ा आसफ अली का नाम याद रखिए, इन्होंने 9 अगस्त 1942 को ही उसी ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। और जो ये अरोड़ा आसफ अली हैं, इन्हें भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी साहब हैं। उषा मेहता की बात करें तो इनका क्या योगदान है? तो उषा मेहता क्या करती हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता जी जितना भी आंदोलन की गतिविधि होती है उसका प्रसार करने के लिए रेडियो पर संचालन करती हैं। अच्छा, महात्मा गांधी के साथ इस क्विट इंडिया मूवमेंट में अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फीसर, क्या नाम है? लुईस फीसर जो होता है, ये कहाँ का पत्रकार होता है? तो अमेरिका का पत्रकार होता है। और 1942 में अगर ये प्रश्न बने कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। और भारत का उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, जो कि 1936 से 44 तक रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? 5वीं में, 6वीं में, 7वीं या 8वीं में? तो भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन है 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं भारतीय अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में अगर बात करें तो 14 थी। कितनी थी? 14। अच्छा, 15वीं कब जोड़ी गई थी? तो 15वीं जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1967 में। और 15वीं भाषा जुड़ जाती है सिंधी। कौन सी? सिंधी जुड़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें फिर 16, 17, 18 कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन होता है। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है। कब होता है ये? 1992 होता है, 92 में होता है। इसके लिए आप याद रखिए, नमक जो आप खाते हैं, न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी। ये 3 भाषाएं और जुड़ गई। फिर उसके बाद फिर से एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 2003 में होता है। इसके तहत आप 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास से याद रखिए। बो से हो जाएगा बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली, स से संथाली। ये 4 भाषाएं। तो इस प्रकार टोटल कितनी भाषाएं हो गई?
22 भाषाएं हो गई। ओके। और यदि हम बात करें 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 5वीं अनुसूची में SC/ST को आरक्षण की बात की गई है। 6वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 6वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया था। हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? क्या 1992 था, 1973, 1972 या 1927? तो हाथी परियोजना की अगर शुरुआत करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो ये 1992 में होता है। कब होता है? 1992। 1973 में क्या होता है, इस समय प्रोजेक्ट टाइगर आता है। क्या आता है? प्रोजेक्ट टाइगर आता है। इस बार इसमें प्रोजेक्ट टाइगर है। इसके अलावा 1972 में क्या होता है, तो 1972 में अगर हम बात करें तो हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। अच्छा, 1927 को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो 1927 में हम भारतीय वन अधिनियम याद करते हैं। क्या? भारतीय वन अधिनियम की बात करते हैं। चलिए, अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 अप्रैल को फिर क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 21 अप्रैल को, तो इस दिन हम सिविल डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सिविल डे मनाते हैं। ठीक है, सिविल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को याद बनाया जाता है। इसके अलावा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 28 फरवरी को अगर पूछा जाता है तो क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से ऊंचाई मापक यंत्र कौन सा है? ऊंचाई मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। अच्छा, अमीटर से क्या हम मापते हैं, तो विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। किससे? अमीटर से। ऑडियोमीटर क्या करता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर, है ना। अच्छा, ये अल्टीमीटर हो गया ऊंचाई से। इसके अलावा जो बैरोमीटर यहाँ पे दिया है, तो वायु दाब मापक यंत्र होता है। क्या होता है ये? वायु दाब मापक यंत्र होता है बैरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों का 6वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मेल गलत है? इसमें ये बताना है कौन सा गलत है। तो गामा किरण, ये पहला ही गलत है, अर्थात इसके अनुसार ये सही हो जाएगा। तो गामा किरण की बात करें तो नाम आता है हेनरी बैकुरल का। किसका? हेनरी बैकुरल का नाम आता है गामा किरणों के लिए। मार्कोनी का संबंध रेडियो से है ना, रेडियो किरणों को इन्होंने खोजा था। ठीक है, रेडियो का आविष्कार भी मार्कोनी है। बाकी एक्स किरण WC रंटजन सही है। दृश्य किरण न्यूटन यहाँ पे सही है। अवरक्त विकिरण विलियम हर्शेल ये भी सही है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, कीवीथू है या गौर माता है? तो इसके लिए आप जान लीजिए पूर्वी बिंदु जो हम लोगों का पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कीवीथू है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक मैप की तरह देखें तो ये नॉर्थ अगर हम मान लेते हैं, ये साउथ मान लेते हैं, ईस्ट मान लेते हैं और ये वेस्ट मान लेते हैं। तो सबसे अगर उत्तरी बिंदु पूछता तो इंदिरा कॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंदिरा कॉल। पूर्वी आपने देख ही लिया, कीवीथू हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर दक्षिणी पूछता तो दक्षिणी हो जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाता है? इंदिरा पॉइंट। और पश्चिमी अगर पूछता तो क्या हो जाता है? गौर माता। गौर माता जो कि कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। गौर माता या सर क्रीक भी बोलते हैं गुजरात में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और प्रश्न अगर देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना। ओके, अगर भारत का उत्तर से अगर दक्षिणी लंबाई अगर बात की जाए तो कितना पड़ती है? 3214 किलोमीटर। और यदि पूरब से पश्चिम पूछता तो 29
2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये चूँकि करंट से क्वेश्चन है। कैटरीना कैफ है, हिना खान है, सोनू सूद या सारा तेंदुलकर? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। अच्छा, ये टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैफ मालदीव की हैं। कहाँ की हैं? मालदीव की हैं। इसके अलावा हिना खां कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? तो हिना खां कोरिया की बनाई गई हैं। ठीक है। उसके बाद सोनू सूद जी कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो सोनू सूद को बनाया गया है थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ का? थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा मोटर्स का अगर पूछता तो कौन होता? टाटा मोटर्स का विक्की कौशल हो जाते हैं, है ना। और इसके बाद से यदि खो खो विश्व कप का 2025 में जो होने वाला है उसका अगर बात की जाए तो टाइगर श्रॉफ आ जाते हैं और उनके साथ साथ सलमान खान। तो खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को। इसके अलावा एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया है, जो कि भारत के वर्तमान में टेस्ट के कप्तान भी हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा पिगमेंट होता है? कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, कैरोटीन या क्लोरोफिल? तो देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पे जो मेलानिन दिया हुआ है, तो मेलानिन की अगर हम बात करें तो ये त्वचा में पाया जाता है, इसके साथ साथ बालों में पाया जाता है। तो त्वचा की बात करें, बाल की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है? काला रंग ज़्यादा बढ़ जाता है और गोरा कम हो जाता है मेलानिन की वजह से। अगर जिसमें ज़्यादा मेलानिन होगा वो ज़्यादा ही काला होगा। चलिए, कैरोटीन की अगर हम बात करें तो पौधों और जानवरों में कैरोटीन पाया जाता है। और क्लोरोफिल की अगर बात करें तो पौधों में जो हरा रंग है, हरी पत्तियां जो होती है उसमें क्लोरोफिल के कारण होती है। इसमें साइनोबैक्टीरिया में भी ये क्लोरोफिल पाया जाता है। आज ये अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने 2 अगस्त 2025 को किस शहर में पीएम किसान योजना किस्त जारी की? ये भी चूँकि करंट से रिलेटेड है, तो ये कहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है? वाराणसी से। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जो पीएम किसान योजना है ये शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 से हुई थी। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है? 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है, अर्थात टोटल 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग अगर कानपुर की अगर बात करते हैं तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का क्या है? ये मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ओके, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पहला जैन धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, राजगीर में, वैशाली में? तो पहला वाला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके लिए हम लोग याद करते हैं पहला पास, दूसरा बलदेव। चलिए देखिए, पहली जो जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। ठीक है। अब दूसरी जो जैन संगीति हुई थी वल्लभी, गुजरात में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे देवत्रिट श्रमाश्रम उनका नाम होता है। ये होते हैं द्वितीय के। और ये जो राजगीर लिखा है, तो राजगीर में क्या होता है? ये बौद्ध संगीति होती है प्रथम वाली, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति होती है ना। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, चौथी कुंडलवन कश्मीर में होती है। ओके, चलिए आज ही हम लोग 12वें प्रश्न पे अब बढ़ जाते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना? सही नहीं है बताना है। जैसे बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19A में है, सभा की आज़ादी 19B में है, तो बोलने की आज़ादी 19A में है, सही है ये। सभा की आज़ादी अनुच्छेद 19B में, ये भी सही है। पूरे देश में भ्रमण की आज़ादी 19C में, ये भी सही है। कोई भी व्यापार करने की आज़ादी अनुच्छेद 19G, ये भी सही है। कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर इसमें देखें तो हमें बोलने की आज़ादी
19 ये तो बिल्कुल सही है। सभा की आज़ादी 19 भी, ये भी सही है। पूरे देश में भ्रमण की जो आज़ादी है ये गलत है, क्योंकि ये सी नहीं बल्कि 19 डी में है। सी में क्या है, तो संघ बनाने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी सी में है। और ई में क्या है, ई में अगर पूछा जाए तो पूरे देश में बसने की आज़ादी है, आप कहीं भी जाइए और बस जाइए, ठीक है। और 19 जी में किसका वर्णन है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जीविका कर सकते हैं जहाँ पे भी आप ठहर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? क्या 1958 में किया था, 1969 में, 1976 में या 1974 में? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। अच्छा, इसी का कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। और उस समय कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में। कौन नेतृत्व कर रहा था? तो उस समय इंदिरा गांधी थी, जो कि प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के नेतृत्व में पहला ये ऑपरेशन परमाणु बम परीक्षण सफल हुआ। फिर उसके बाद से दूसरा परमाणु बम अगर परीक्षण पूछा जाता अगर, तो 1998 में होता है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में होता है। और उसका जो कोड वर्ड था वो ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। ओके, चलिए अब हम लोग विकल्प की बात करते हैं। तो जैसे 1958 जो है, इसको अगर याद करें तो इसमें DRDO की स्थापना होती है ना। DRDO की स्थापना होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता तो नई दिल्ली हो जाता, है ना। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर वीर कामत जी हैं। डॉक्टर समीर वीर कामत के हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अगला अगर ये जो विकल्प 1969 दिया है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इसरो की स्थापना होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1969 में होती है ना। 15 अगस्त 1969 में। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, कौन इसको बिल्ड करता है, स्थापित करता है? तो विक्रम साराभाई का नाम आता है, ठीक है। इसरो के जनक है विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु में पड़ता है। अच्छा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण है। कौन है? डॉक्टर वी नारायण, जो कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलें, अब हम लोग 14वें प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। हम लोग का 14वां प्रश्न है, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। चलिए, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF की हेड है। किसकी हेड है? IMF की हेड है। अच्छा, इसके अलावा जो जय शाह है ICC के अध्यक्ष हैं, है ना। और इंद्रमणि पांडे की बात करें तो बीमस्टेक के ये हेड हैं, है ना। किसके हेड हैं? बीमस्टेक के हेड हैं। और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो कि बीमस्टेक के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ओके, अब हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज का कि कौन सा सहज स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा नहीं है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो इसमें हैदराबाद नहीं है, बाकी कोलकाता भी है, मुंबई भी है और दिल्ली भी है। देखिए, ये से मैप बना लेते हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। ये मान लेते हैं यहाँ पे ये दिल्ली बैठ गया, ये हो जाएगा कोलकाता शहर, और ये अपना चेन्नई हो जाएगा, और ये हो जाएगा मुंबई ना। तो मुंबई हो गया। तो ये चारों जो शहर हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत जुड़े हुए हैं भारत में। इनको जोड़ने का मुख्य लक्ष्य है कि व्यापार बहुत आसानी से हो और आने जाने में सुविधा हो, ठीक है। इसमें टोटल कितने राज्य जुड़े हुए हैं? तो 22 राज्यों को ये जोड़ता है। साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली को भी ये जोड़ता है। 6 लेन जो रोड होता है इसमें बनाया जाता है ना। 4 मेट्रो शहरों को ये जोड़ा गया है, सब मेट्रो शहर हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर लंबाई पूछ लेता तो 5,846 किलोमीटर है, यानी 5,846 है, ठीक है। अच्छा, इसका बनना कब ये चालू हुआ था? तो 1999 में ही बनना ये चालू हुआ था स्वर्णिम चतुर्भुज को, और अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था वो 2001 में हुआ था। कब बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया? 2012 में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा।
ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।